प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के दम पर सियासी दंगल को जीतने का प्रयास कर रही भारतीय जनता पार्टी को तीसरे चरण में यादव परिवार की मजबूत चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जबकि इस चुनाव के जरिए अपनी खोई जमीन वापस पाने में जुटी कांग्रेस दोनों ही दलों में राजनीतिक समीकरणों में उलटफेर कर सकती है। तीसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों के लिए मतदान है। उसमें कई दिग्गजों की साख दांव पर है और इस चरण में राज्यपाल कल्याण सिंह के प्रभाव को भी परखा जाएगा, क्योंकि एटा सीट से एक बार फिर कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह मैदान में हैं। साल 2014 में भाजपा ने इन 10 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि मोदी लहर के बावजूद यादव परिवार के तीनों सदस्यों ने जीत का परचम लहराया था। ऐसे में आज हम अपने खास कार्यक्रम दांव पर दिग्गजों की साख में आपको दिखाएंगे तीसरे चरण के रण में जुड़ी हुई हर खबर। बस आप बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ। तीसरे चरण में मुलायम सिंह यादव परिवार का गढ़ कही जाने वाली मैनपुरी, फिरोजाबाद और बदायूं सीटों पर मतदान है। वहीं एटा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के प्रभाव वाला लोकसभा क्षेत्र माना जाता है। पिछली बार यहां पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया था, लेकिन इस बार समीकरण बिल्कुल बदल चुका है। देखिए रिपोर्ट। तीसरे चरण के रण में सपा का दबदबा। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव बेहद मजबूत। आपसी गुटबाजी से मुश्किलों में बीजेपी। तीसरे चरण में मुरादाबाद, संभल, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, आंवला, बदायूं, एटा, मैनपुर और फिरोजाबाद संसदीय क्षेत्रों में घमासान है। चुनाव प्रचार की सीमा खत्म होने से पहले अंतिम दिन तक सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए जमकर मशक्कत की। तीसरे चरण के घमासान में जहां मतदान है, वहां पर सपा बेहद मजबूत है। हालांकि इस चरण की 10 में से 7 सीटों पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है, जबकि 3 पर समाजवादी पार्टी का। इस चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत का फैसला है, उनमें सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव, संतोष गंगवार, आजम खान, जयाप्रदा, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, भाजपा सांसद वरुण गांधी जैसे कद्दावर नाम शामिल हैं। मैनपुरी में एक तरफा है मुकाबला। इस चरण में सपा बसपा रालोद गठबंधन जातिगत समीकरण को लेकर ज्यादा मजबूत दिख रहा है, जबकि बीजेपी को इन सीटों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सपा के लिए सबसे सुरक्षित सीट मैनपुरी है, जहां से पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव प्रत्याशी हैं। मुलायम सिंह के कद और सियासी समीकरण को देखते हुए माना जा रहा है कि नेताओं को अपना ये किला जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 25 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मुलायम सिंह यादव और मायावती एक मंच पर नजर आए। मैनपुरी की एक तरफा लड़ाई में बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य 2019 में एक बार फिर मुलायम सिंह यादव का सामना कर रहे हैं। अगर 2014 के परिणामों को आधार माने तो सपा बसपा के मिल जाने के बाद मुलायम को तकरीबन 7 लाख वोट मिल सकते हैं। ऐसे में मैनपुरी में बदलाव की गुंजाइश तकरीबन न के बराबर है। ये बात जानते हो आप, तो बताओ चौकीदार की चोरी छीनोगे कि नहीं छीनोगे चौकी? ये तो चौकीदार हो गए जिनकी चौकी छिन जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा मुख्यमंत्री ठोकीदार भी हैं। तो ये चुनाव चौकीदार और ठोकीदार हटाने का भी है। और देखो ठोकीदार साहब ने क्या बताया हमें और आपको। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी जो ठोकीदार हैं, उन्होंने कहा कि ठोको नीति से काम करो। पुलिस को ये नहीं समझ में आया कि किसको ठोकना है। पुलिस ने कभी जनता को ठोक दिया और जब जनता को मौका मिला तो उन्होंने पुलिस को ठोक दिया। बताओ, ऐसे मुख्यमंत्री हमारे। क्यों कहा जाता है सपा का गढ़?
इस क्षेत्र को सपा का गढ़ कहने का प्रमुख कारण ये है कि 2014 में सपा ने जो 5 सीटें जीती थीं, उनमें से 3 सीटों पर मतदान इन्हीं सीटों पर है। तीसरे चरण की इन 10 संसदीय क्षेत्रों में सपा की मजबूती का आंकलन इसी से किया जा सकता है कि 10 में से 9 सीटें गठबंधन में सपा के खाते में आई हैं। इस चरण की महज 1 सीट आंवला गठबंधन के तहत बसपा को मिली है। यही वजह है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी का तीसरे चरण में भी बुरा हाल होगा। बदायूं सीट का बादशाह कौन? बदायूं में सपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव हैं, जिनको कांग्रेस प्रत्याशी सलीम इकबाल शेरवानी से सीधी टक्कर मिल रही है। इस चुनाव क्षेत्र में 4 लाख मुस्लिम और 9 लाख ओबीसी मतदाता हैं, जिससे सपा का पल्ला भारी हो सकता है। संघमित्रा मौर्य इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक वीडियो टेप को लेकर विवादों में घिरी हुई हैं। वायरल हो रहे टेप में उनको अपने समर्थकों को फर्जी वोट करने को कहते हुए दिखाया गया है। हम इनसे कहना चाहते हैं, दिल्ली की सरकार निकाले ना निकाले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जब सरकार बनेगी, हमारे शिक्षा मित्रों को जो सम्मान दिया था, वही सम्मान दोबारा देने का काम करेंगे। ये रोजगार सेवक, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता और वो चौकीदार जो बेचारे गांव में हैं, कोई सम्मान नहीं पा रहे हैं। एटा सीट पर है सबकी निगाहें। एटा सीट हमेशा से चर्चा का विषय रही है। इस बार यहाँ के राजवीर सिंह राजू भाजपा से लगातार दूसरी बार संसद पहुँचने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह यादव ने अपने गणित से उनकी राह में कांटे बिछा रखे हैं। गठबंधन के दांव से बीजेपी को यहाँ पर गणित गड़बड़ाता नजर आ रहा है। कल्याण सिंह की कर्मभूमि क्या एक बार फिर भाजपा के सिर जीत का सेहरा बांधेगी? इस पर अब सबकी निगाहें हैं। रामपुर में आजम के सामने हैं जया प्रदा। आजम खान की वजह से रामपुर को भी समाजवादी पार्टी के गढ़ के रूप में माना जाता है। यहाँ का चुनाव बयानबाजी के कारण राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है। आजम खान सपा प्रत्याशी हैं, तो उनके सामने यहाँ से 2 बार सांसद रही जया प्रदा हैं, जबकि कांग्रेस के संजय कपूर चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस के लिए। बिहार की जिन 5 सीटों पर मतदान है, वहां पर महागठबंधन इस बार एनडीए को जबरदस्त टक्कर दे रहा है। पिछले चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी को महज 1 सीट पर सफलता मिली थी। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में बिहार की झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया सीट पर दिलचस्प लड़ाई है। बिहार की ये 5 सीटें सीमांचल इलाके से जुड़ी हुई हैं। 2014 में मोदी लहर में भी बीजेपी इस इलाके में कमल खिलाने से महरूम रह गई थी। हालांकि इस बार जेडीयू के एनडीए में एंट्री के बाद राजनीतिक समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से महागठबंधन और एनडीए के बीच इस बार कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी को नहीं मिली थी सफलता। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन 5 साल में महज 1 सीट से ही जीतने में कामयाब रही थी। इसके अलावा 1 सीट बीजेपी की सहयोगी एलजेपी को मिली थी, जबकि आरजेडी को 2 और 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में इन 5 सीटों पर एएडीए की ओर से जेडीयू 3, एलजेपी 1 और बीजेपी 1 सीट पर मैदान में है। वहीं महागठबंधन की ओर से आरजेडी 3, कांग्रेस 1 और विकासशील इंसान पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। मधेपुरा सीट पर कांटे का मुकाबला। कोसी इलाके की मधेपुरा लोकसभा सीट पर 3 यादव नेताओं के बीच सियासी मुकाबला देखने को मिलेगा। इस सीट पर महागठबंधन की ओर से आरजेडी के शरद यादव, एनडीए की ओर से जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव और जन अधिकार पार्टी से राजेश रंजन और पप्पू यादव सहित 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर सकी थी और पप्पू यादव ने शरद यादव को मात दे दी थी। मधेपुरा में सबसे अधिक यादव जाति के मतदाता करीब 3.5 लाख हैं।
पप्पू यादव यहाँ से हर समुदाय के लोगों को जोड़ने पर लगे हैं, जिससे यहाँ की सीट पर लड़ाई कांटे की हो गई है। देश में जो परिस्थिति है उस पर लगातार बात होती है। आज भी सारी परिस्थिति पर हमारी बात हुई है और जो देश की समरसता और देश की जो एकता है और उसमें संविधान में सब धर्म सब जाति के मेल का एक रास्ता है, उसमें हमेशा हम और मुलायम सिंह जी, भाई मुलायम सिंह जी और हम लगातार लड़ाई लड़े हैं और आज जो है वो यही सब बातें हुई है। हाँ नहीं, पक्का गठबंधन जैसा था वैसा रहेगा। जो मैंने आपसे जवाब है वो दिया कि गठबंधन जैसा था वैसे ही रहेगा। सुपौल में किसके हाथ लगेगी बाजी? बिहार के कोसी इलाके की सुपौल लोकसभा सीट पर महागठबंधन की ओर से कांग्रेस की रंजीत रंजन का सीधा मुकाबला जेडीयू के दिलेश्वर कमैत से है। 2014 में मोदी लहर के बावजूद रंजीत रंजन यहां से चुनाव लड़ने में और जीतने में कामयाब रही थीं। पिछले लोकसभा चुनाव जैसी सियासी लड़ाई इस बार भी नजर आ रही है। हालांकि इस बार के सियासी संग्राम में बीजेपी, जेडीयू एक साथ चुनावी मैदान में है, जिससे मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। सुपौल लोकसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई और पहले ही चुनाव में जेडीयू ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2014 में रंजीता रंजन ने अपनी हार का बदला ले लिया था। गुटबाजी पड़ सकती है भारी। सीट बंटवारे के वक्त से ही कांग्रेस और राजद की दूरियां बढ़ी हुई हैं, जो आज तक सिमटी नहीं है। कांग्रेस जहां पप्पू यादव को मधेपुरा से लड़ाने के पक्ष में थी, जबकि पुरानी अदावत के चलते तेजस्वी को ये मंजूर नहीं था। लिहाजा तेजस्वी ने शरद यादव को मधेपुरा से अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। पप्पू वहां से अपनी पार्टी के प्रत्याशी हैं। ऐसे में मधेपुरा का साइड इफेक्ट सुपौल पर पड़ रहा है, जहां से पप्पू की पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। यहाँ राजद के जिलाध्यक्ष और विधायक यदुवंश यादव निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश यादव के समर्थन में खुलेआम घूम रहे हैं। सुपौल लोकसभा क्षेत्र के महत्व को इससे भी समझा जा सकता है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यहाँ आकर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील कर चुके हैं। पूरे देश में बिहार से युवा जाकर बैंक के सामने, सरकारी ऑफिसर्स के सामने चौकीदार का काम करते हैं, मगर जो बिहार से चौकीदार बनकर जाता है वो ईमानदार होता है। अगर कोई बिहार का चौकीदार बैंक के सामने खड़ा मिले, उस बैंक में चोरी नहीं हो सकती है। मगर ये जो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जी, देश का चौकीदार कहता है, मगर सचमुच में ही अनिल अंबानी का चौकीदार है। इसने बिहार के सब युवाओं को बदनाम किया है। जो भी बिहार के युवा पूरे देश में देश की रक्षा करते हैं, ईमानदारी से, धूप में, आंधी में, तूफान में आधी रोटी खाकर, उन सबको एक चौकीदार ने बदनाम कर दिया। खगड़िया में इस बार सीधी लड़ाई। मिथिलांचल की खगड़िया लोकसभा सीट पर इस बार महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश साहनी चुनावी मैदान में हैं। वहीं एनडीए की ओर से एलजेपी के चौधरी महबूब अली कैसर मैदान में है। इस तरह से दोनों नेताओं के बीच सीधी लड़ाई मानी जा रही है। मुकेश साहनी बॉलीवुड के फेमस सेट डिजाइनर हैं और निषादों की राजनीति में इनका बड़ा दखल है। इसी के चलते उनकी महागठबंधन में एंट्री हुई है। 2014 में एलजेपी से महबूब कैसर यहां से जीतने में कामयाब रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। गुजरात में इस बार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की साख दांव पर है। गुजरात में कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है, इसलिए वहां पर टक्कर आसान नहीं मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव में भाजपा के लिए गुजरात सबसे अहम है।
इसकी कई वजह हैं। एक तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का गृह राज्य है। दूसरे, पिछले चुनाव में राज्य की सभी 26 सीटें भाजपा ने जीती थी, मगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी। ऐसे में भाजपा के लिए इस बार राज्य की सभी लोकसभा सीटों को बचाना आसान नहीं होगा। 2014 में बीजेपी ने किया था शानदार प्रदर्शन। आसान नहीं होगा इस बार का चुनाव। कांग्रेस दे रही है बीजेपी को टक्कर। 2014 के लोकसभा चुनाव में हिंदी राज्यों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया था। सिर्फ एक गैर हिंदी राज्य गुजरात था जहां भाजपा ने सभी 26 सीटें जीती थी। तब से ये माना गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल की उपलब्धियों और उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों ने एकजुट होकर भाजपा को जिताया। नतीजा ये हुआ कि 2009 में गुजरात की 11 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पिछले चुनाव में यहां से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। भाजपा ने रिकॉर्ड 59% वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस 33% मतों तक सीमित रह गई। हालांकि इस बार बीजेपी को कांग्रेस की तरफ से कड़ी टक्कर मिल रही है। गुजरात में बदल गए सियासी समीकरण। पिछले 5 सालों में गुजरात में कई राजनीतिक घटनाएं हुई हैं, जो इस बार चुनाव पर असर डाल सकती हैं। सबसे बड़ा घटनाक्रम ओबीसी दर्जे के लिए पटेल समुदाय का आंदोलन रहा है। हार्दिक पटेल के नेतृत्व में 2015 में बड़ा आंदोलन हुआ। हार्दिक अब कांग्रेस में है और भाजपा को हराने में जुटे हुए हैं। राज्य में करीब 21% पटेल मतदाता हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में भाजपा का साथ दिया था। माना जा रहा है कि इस बार पटेल समुदाय के वोट भाजपा और कांग्रेस में बढ़ सकते हैं। विधानसभा चुनाव का असर। कांग्रेस के हौसले बुलंद। गुजरात में दिसंबर 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे भी इन चुनावों पर असर डाल सकते हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पता चलता है कि राज्य में कांग्रेस मजबूत हुई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 33% वोट मिले थे, जबकि विधानसभा चुनाव में ये प्रतिशत बढ़कर 41% हो गया, यानी 8% की बढ़ोतरी हुई। जबकि भाजपा का मत प्रतिशत 59 से घटकर 49 रह गया। यही वजह थी कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 20 सीटें बढ़ी, जबकि भाजपा की 16 सीटें कम हो गई। ऐसे में यदि विधानसभा चुनाव को पैरामीटर माना जाए तो भाजपा को इस बार करीब 9 सीटों का नुकसान हो सकता है। जीएसटी और पटेल आरक्षण अहम मुद्दे। राज्य के अहम चुनावी मुद्दों में इस बार जीएसटी, पटेल आरक्षण, नोटबंदी और किसानों की समस्याएं हैं। सबसे बड़े पटेल समुदाय के बीच ये सभी मुद्दे हावी हैं, क्योंकि पटेल किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं और आरक्षण की मांग से भी जुड़े हैं। हार्दिक पटेल को जड़ा थप्पड़। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की एक चुनावी जनसभा के दौरान एक शख्स ने मंच पर आकर थप्पड़ जड़ दिया। तस्वीरें गुजरात के सुरेंद्र नगर की हैं, जहां पर बलताड़ा गांव में हार्दिक एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान एक शख्स मंच पर चढ़ गया और उसने हार्दिक को थप्पड़ मार दिया। हार्दिक ने इसके पीछे बीजेपी पर आरोप लगाए थे। राष्ट्रवाद को भुना रही है बीजेपी। हमने आतंकियों को घर में घुसकर मारा, चोट उधर पड़ी और पीड़ा यहां पर हुई, आंसू यहां बहने लगे। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ये क्या तरीका है? भाइयों बहनों, हमने आतंकियों के मन में डर पैदा किया। ये ठीक किया कि नहीं किया? वरना आए दिन हिंदुस्तान में धमाके करते रहते थे। भाजपा गुजरात के गौरव के मुद्दों को इन चुनाव में भुना रही है। भाजपा अध्यक्ष गुजरात की गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए गुजरात की जनता से अपील की जा रही है। भाजपा का तर्क है कि जब मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे
तो केंद्र में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, जिसने राज्य का विकास नहीं होने दिया। जबकि पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने राज्य के लिए काफी कुछ किया है और आगे भी करेगी। ऐसे में बीजेपी की अपील जनता को कितना भाई है, इसका पता 23 मई को वोटों की गणना से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों के लिए मतदान है। मंगलवार को राज्य के सभी 11 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बस्तर समेत 4 सीटों पर पहले और दूसरे चरण में मतदान हो चुका है। तीसरे चरण में जिन 7 सीटों पर घमासान है, उनमें रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग समेत ज्यादातर सीटें मैदानी क्षेत्रों की हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लड़ाई इस बार दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। तीसरे चरण में जिन 7 सीटों पर मतदान है, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस दौरान प्रचार में भ्रष्टाचार, गरीबी और किसानों के मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली। तीसरे चरण के लिए राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रैलियां की। वहीं कांग्रेस की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी नेता नवजोत सिंह सिद्धू और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रचार में शामिल हुए। इन सियासी नेताओं के बीच जुबानी जंग भी खूब देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी पे, भूपेश बघेल जी पे, सिंहदेव जी पे, हमारे बाकी नेताओं पर और मुझ में, और इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने मामूली जिम्मेदारी नहीं दी है। आपने कांग्रेस पार्टी को, हमारे सब नेताओं को, हमारे सब कार्यकर्ताओं को एक बहुत भारी जिम्मेदारी दी है और हम दिल से, पूरे दम से इस जिम्मेदारी को पूरे करने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ में 6 सीटों पर सीधा मुकाबला। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के रण में जिन 7 सीटों पर मतदान है, उनमें 6 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि जांजगीर चांपा सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष है। राज्य में विधानसभा के 3 महीने के बाद लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरी कांग्रेस ने इन 7 सीटों में से 3 सीटों पर मौजूदा विधायकों को मैदान में उतारा है। मोदी फैक्टर के सहारे बीजेपी। कांग्रेस अपने 60 दिन के कार्यकाल और न्याय योजना के दम पर चुनावी मैदान में है, जबकि बीजेपी मोदी फैक्टर के सहारे चुनावी मैदान में जीत को लेकर आशान्वित है। बीजेपी ने सभी सीटों पर नए चेहरों को तवज्जो दी है। दरअसल विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद बीजेपी ने अपने सभी सांसदों का टिकट काट दिया था। बसपा ने बनाया संघर्ष त्रिकोणीय। 7 में से 6 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, जबकि जांजगीर सीट पर कांग्रेस बीजेपी के अलावा बसपा को भी दावेदार माना जा रहा है। यहाँ पर बसपा प्रत्याशी दाऊराम रत्नाकर के लिए बसपा की पूरी टीम लगी हुई है, जिससे यहाँ का मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ से अपने सभी सांसदों का टिकट काट दिया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस राज्य में 10 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी ने जो दांव चला है, उसको कितना फायदा मिलेगा, इसका फैसला तो 23 मई को वोटों की गिनती से होगा। लेकिन तब तक दावों का ये दौर यूं ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।